जैसे कि आप जानते हैं जय पांडा जी वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी, लेकिन उन्होंने काफ़ी इलेक्शन गोइंग स्टेट्स भी संभाले हैं। असम तो संभालते ही हैं, लेकिन दिल्ली भी उनका है और छत्तीसगढ़ भी उन्होंने हाल में गए थे। तो जय पांडा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू जय अबाउट छत्तीसगढ़। और थोड़ा मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो विन हुआ था, इट टुक एवरीबडी बाय सरप्राइज। वो यू सरप्राइज, क्या आपको थोड़ा एक्सपेक्टेड लग रहा था? देखिए, लोगों को और ख़ास करके मीडिया में जो मित्रों हैं उनको इतनी सरप्राइज़ होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो जो रिपोर्ट कर रहे थे सर्वेज, वो शायद एक समय पे सच था, परंतु अंतिम 3-4 महीने में इतना ज़बरदस्त बदलाव आया जिसको मेरे ख्याल में ना कोई जो ओपिनियन पोल्स या सर्वेज या ना मीडिया ने पकड़ पाया। इसके कई सारे वजह हैं। सबसे बड़ा वजह तो यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्टैचर है, आप सब जानते हैं कि सारी दुनिया में हम जो कहते हैं कि वो सबसे लोकप्रिय नेता, ये केवल हमारा नारा नहीं है, ये आंकड़े से पता चलता है। जबकि बड़े बड़े नेता अन्य देशों में, आप ओबामा, क्लिंटन ऐसे नाम सोचें तो उनका 45 से 48% लोकप्रियता होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी का 80, 85, 90% होता है। तो इसका असर पड़ता है। और जो भारत में जो बदलाव आया है, जो प्रगति, जो विकास हमें देखने के लिए मिल रहा है, उसका असर अब पड़ रहा है इवन इन द स्टेट इलेक्शंस। और ये ट्रेंड शायद पहले इतना नहीं था और इस वजह से बहुत सारे मित्रों ने इसको पकड़ नहीं पाए। बट जे ट्रेंड पकड़े नहीं गए, पर एक ट्रेंड जो हो रहा है विच आई डोंट नो वेदर यू आर इट इज़ डूइंग यू गुड, पर ये जो वन मैन का ट्रेंड चल रहा है, एक फेस पे आप सारे चुनाव जीत रहे हैं, डज दिस ये थोड़ा सा इंदिरा गांधी का अथॉरिटेरियम इमेज भी आता है आपके ऊपर, वो भी एक्यूजेशन आती है। व्हाट विल यू आर नॉट बिल्डिंग रैंक एंड फाइल। I don't want to use unparliamentary words, but in fact, that allegation is just nonsense. Let me explain why. क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, we have 18 crore members, and ये तो खामोखा नहीं बने हैं। और yes, जब प्रधानमंत्री जी, his popularity is so enormous, it would be silly of us not to take advantage of that. It would be irrational of us to not take advantage of the Prime Minister's immense popularity. We are a political party and he inspires 1.4 billion Indians. So obviously we'll take advantage of that. But you must also recognize and report कि पर्दे के पीछे जो हमारे करोड़ों कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम करते हैं, घर घर जाते हैं और लाखों घर जाके पहुंचते हैं, करोड़ों लोगों को हमारे जो रोड मैप बताते हैं। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे योजनाएं ने लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल दिया है। मैं एक उदाहरण देता हूं, नल से जल, जो पीने के पानी घर घर पहुंचता है, 9 साल पहले केवल 16% घरों में पहुंचा था। आज के दिन 72% घर से ज़्यादा नल से जल पानी मिल रहा है वहाँ, और अगले 2 साल में पूरे 100% होम्स विल गेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू पाइप्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसका प्रचार हाईजैक हो जाता है। कोई लोकली अन्य दल अगर शासन में है, वो क्रेडिट क्लेम करने के लिए कोशिश करते हैं। तो हमारे जो लाखों कार्यकर्ता जाके मेहनत करते हैं, मैसेजिंग करते हैं कि देखिए ये मोदी सरकार का योजना जिसका फ़ायदा आपको मिल रहा है, ये सब all these have a huge contribution to our victories. बट देयर इज ऑल्सो अ फीलिंग कि जो अभी आपने नए चीफ मिनिस्टर्स चुने हैं, तो उसका क्या मैसेज गया है, और जो ओल्ड चीफ मिनिस्टर जो लेफ्ट आउट है उसका ज़्यादा मैसेज जा रहा है कि बीजेपी एक तरफ से जो ओल्ड गार्ड है उनको टोटली साइडलाइन कर रही है। वाजपेयी अडवाणी की बीजेपी को उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। मोदी शाह सेटिंग अप अ न्यू रिजीम वेयर दे वांट यंगर लीडर्स, बट व्हाट डू यू डू अबाउट द लीडर्स जिन्होंने पार्टी में काम किया है, सेवा करी है, वर्क किया है? शिवराज सिंह चौहान स्पेशली, ये जीत में उनका भी काफ़ी हक था, उनको साइडलाइन करने से क्या मैसेज आ रहा है? मुझे लगता है इन दीज नैरेटिव्स
lot of commentators fall into the trap of frustrated opposition which tries to squeeze some spin, some narrative out of a horrible loss. The reality is, देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज के दिन एकमात्र लोकतांत्रिक दल है जहां कोई भी साधारण कार्यकर्ता किसी से स्तर से आकर बिल्कुल टॉप तक पहुंच पाते हैं. स्वयं मोदी जी का उदाहरण आप लीजिए. ही स्टार्टेड एज एन ऑर्डिनरी कार्यकर्ता एंड ही हैज़ रिजन टू द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ द पार्टी एंड द गवर्नमेंट. So it is not just for Modi ji. This is a principle that the party believes in. We have had generational changes. There was an era when I first came into parliament and we used to meet in the early days when there was this aura about Vajpayee ji. But you have seen the transition that has taken place. Whereas in our opponents, where is that transition? It's the same old face or the same old family that through decades and years continues. तो नए लोगों को मौका देना, टैलेंट को ऊपर आने के लिए अवसर देना, ये हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है. एंड इट इज़ नॉट दैट एनी ऑफ द सीनियर लीडर्स आर बीइंग डिस्कार्डेड और थ्रोन अवे. दे ऑल हैव इंपॉर्टेंट रोल्स टू प्ले. दे प्लेड अ वेरी पॉजिटिव रोल इन द इलेक्शंस. आपने देखा जिन जिन को पार्टी ने बनाया विधानसभाओं में नेता और फिर मुख्यमंत्री, सभी हमारे सीनियर नेताओं का उसमें हाथ था, उसमें भूमिका था, और enthusiastically they have promoted the new generation. The senior people who have contributed for many decades will continue to have a role in our roadmap. What is the role, for instance, Advani ji is having, Murli Manohar ji she is having? The role is sideline. आप उनको एक मार्गदर्शक मंडल को कह रहे हैं. अब एक नया जोक चल रहा है, ये एक VRS स्कीम हो गई है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम अंग्रेजी में कहते हैं. आपके में जो शब्द चल रहे हैं वसुंधरा, रमन सिंह और शिवराज सिंह. You can't combine all of those names together. You know, people in their 60s and 70s can't be compared to people in their 90s. There is a generational issue. Okay, talk about these three. ठीक है, मैं बताता हूँ आपको. आप देखिए हमारे परंपरा, बड़े बड़े अवसर पर, on their birthdays, on political occasions, you will see Narendra Modi ji going and touching the feet of Advani ji and taking his blessings. Explain to me, did that happen in the Congress party after Narasimha Rao stopped being Prime Minister? Explain to me, what did they do to Sardar Patel? What did they do to Baba Saheb Ambedkar? So there is a fundamental difference. Generational transition does not mean disrespect. And that is what needs to be understood by commentators. Coming to the next election, Jay, आपको लगता है कि lot of people are saying कि बिल्कुल walk over ही हो गया है. लेकिन I have a simple point. जो आपके अगर अभी लोकसभा सीट्स देखें नॉर्थ में, especially in these 3 states, आपने मध्य प्रदेश में you had peaked, you had got all but one छिंदवाड़ा. राजस्थान में आपके पास सारी थी. छत्तीसगढ़ में भी आपकी काफ़ी पीक हो गई थी. तो how can you hope to better the score that was already there? So these assembly elections, do they show a walkover or are we just over-interpreting it? मैं एक अलग दुनिया से उदाहरण देना चाहूँगा. कुछ महीने पहले हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस इतने ऊपर पहुँच गए कि कुछ लोग जो डिटेल में एनालिसिस नहीं करते थे, उनका कहना था कि अरे इतना ऊंचा पहुँच गया तो अभी नीचे ही जाना है. परंतु और भी ऊंचा बढ़ा, और भी ऊंचा बढ़ा, और अभी तो बिल्कुल रिकॉर्ड लेवल पे पहुँचा है. इसका कारण क्या है? बिकॉज यू हैव टू लुक एट फंडामेंटल्स. यू कैनॉट जस्ट हैव अ सिंपलिस्टिक एटीट्यूड कि ये इतना ऊपर चले गए नीचे ही जाना होगा. क्योंकि just like the stock markets are dependent on the economic fundamentals, we are the fastest growing economy, 5th largest, soon to become 3rd largest. Similarly, in the political environment, the reality is if you look at the performance that the party is doing, if you look at previous sections of society जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पहले समर्थन नहीं देते थे, आज के दिन देते हैं. आप नॉर्थ ईस्ट में देखें, 7-8 साल पहले बिल्कुल कहा जाता था, मेरे ख्याल में आप भी कहे होंगे, कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं जीत सकेगी. और ना केवल हम जीते, हम दोबारा जीते और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीक़ा से हम जीत कर वहाँ. और आप उड़ीसा देखिए, आप बंगाल देखिए, आप तेलंगाना देखिए. हालांकि हम यहाँ सरकार अभी तक नहीं बनाए हैं, लेकिन हर बार हमारी लोकप्रियता और वोट शेयर बढ़ते जा रहा है. तो मेरा बिल्कुल, और इन प्रदेशों में जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 5 साल पहले
इन तीनों प्रदेशों को हारने के बावजूद हमने लोकसभा में क्लीन स्वीप किया, और अभी तो ये तीनों हम ज़बरदस्त जीते हैं। इसका एक और भी पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। तो मेरा ये सिंपलिस्टिक एनालिसिस से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि हम बहुत अच्छे प्रदर्शन करेंगे, और पहले से भी ज़्यादा, विथ अ वेरी लार्ज मेजॉरिटी। और ये इंडिया अलायंस के बारे में क्या आपको लगता है, विल दे बी एबल टू गेट द एक्ट टुगेदर? आपको लगता है कि ऑपोजिशन में जो चल रहा है इस थिंग, कुछ उसके क्या संकेत आ रहे हैं ऑपोजिशन से? ये जो इंडी अलायंस, हाँ नहीं तो ए को आप अलायंस को दो बार नहीं कह सकते। इंडी अलायंस जो है ना, देखिए, दिस इज जस्ट द लेटेस्ट आइटरेशन ऑफ अ रिपीटेडली फेल्ड आइडिया। आपने पहले इसको कहा जाता था थर्ड फ्रंट, पहले इसको कहा जाता था यूनाइटेड ऑपोजिशन, बहुत सारे नाम दिए गए हैं, और पिछले 2, 3, 4 चुनाव साइकिल में ये इकट्ठे होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पहले क्या होता था, जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी तो सम ऑफ दीज वर अगेंस्ट कांग्रेस। नाउ बीजेपी इज इन पोल पोजीशन, सो दे आर ऑल अलाइनिंग। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इनका कोई इडियोलॉजी में मैचिंग नहीं है। दूसरी बात, दे आर ऑल बट ऑल डायनेस्टिक पार्टीज। Maybe 1 or 2 are not yet dynastic parties, about to become. Okay. But 99% of them are dynastic parties. उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो स्वार्थ है, वो देश हित का स्वार्थ नहीं है, वो अलायंस का भी स्वार्थ नहीं है। आप क्या, do you really think that TMC in Bengal will help to resuscitate the Congress? Do you really think some of the other so-called allies will help to resuscitate the Congress? Will their people not revolt? They have nothing in common. It's one thing to get people together on the basis of ideology, on the basis of a shared vision, or on the basis of camaraderie of the leaders. यहाँ तो आप देख रहे हैं, as soon as the photo op is over, the bickering starts. Sometimes the bickering starts while the photo op is going on. So you should not hold, rational people would draw the conclusion that this is held together with string and glue. It's not a coalition in any sense of the word. But we again come back to Indira Gandhi. She was undefeatable, especially after the Bangladesh war. लेकिन बांग्लादेश वॉर के बाद जो चुनाव हुआ था वो हार गई, बिकॉज बीच में उन्होंने फिर इमरजेंसी कर दी। तो कहा जा रहा था कि शी डिफीटेड हर सेल्फ, उनकी तरफ, विपक्ष की तरफ से कोई और फेस नहीं था, चेहरा नहीं था। लोग 77 की बात करते हैं, तो क्या मोदी ही मोदी को हराएंगे? There is a crucial difference which you are not pointing out. Is Indira Gandhi continued what Nehru ji had started, which was family capture of the party. Now, at the peak of her popularity, if instead of suppressing other emerging leaders in her party, if instead of sabotaging Babu Jagjivan Ramji, instead of creating hurdles for Morarji Desai ji, instead of pushing Biju Patnaik out of the Congress, if she had the large heart and the self-confidence to groom these people, maybe things would have been different. So the fundamental difference is, you can see that from the Vajpayee-Advani era till now, we have had this transition and emergence of leaders all around the country, not just at the national level. Look at state chief ministers. You are just talking about the latest ones. What about those who became chief ministers 5 years, 7 years, 9 years ago? Are they not gaining in prominence? So we have, it is not an individual-based party. Yes, our leader as an individual is the most popular leader in the world. We take advantage of that. But we have bench strength that is continually being groomed and encouraged and grown, and that is the difference. Okay, Jayapanda, thank you so much for joining us. But before I let you go, what is your figure for 2024? Because I'm going to hold you to that. हम record कर रहे हैं 350 plus. 350 plus. आप कह रहे हैं improve करेंगे BJP. On that note, thank you so much for joining us, and a big hand for Jayapanda. Thank you so much. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.